बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावज़ देवता किस्त नंबर 36। इतना समझा कर वो खामोश हो गया। इसकी सोच ने बताया कि शीतल वहां से जा चुका है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। अब एक ऐसा शख्स मेरी तलाश में निकला था जिसके ख्यालात को मैं नहीं पढ़ सकता था। मैं बिल्कुल अंधेरे में था। ये नहीं समझ सकता था कि वो अपने किन साथियों को लेकर फरजाना और पप्पू को तलाश करेगा। वो गूंगा अपने साथियों से गूंगे अशारों में बात करेगा, चूंकि इसके साथी जुबान से गुफ्तगू नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इनकी गुफ्तगू के लहजे तक नहीं पहुंच सकूंगा। इस वक्त वो तीनों मेरे लिए अंधेरे के तीर थे, कहीं से भी सनसनाते हुए आ सकते थे। मुझ पर एक इज़्तिरारी सी कैफियत तारी हो गई। अगर ये यकीन हो जाए कि मौत आ रही है लेकिन ये पता ना चले कि किस सिमत से आ रही है, तो ऐसी सूरत में बुखलाहट में मुब्तला हो जाना लाजमी है। मैं बिस्तर से उठकर बेचैनी से टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती ये थी कि मैं परेशानी में उलझकर ज़हनी यकसुई से काम लेना भूल गया था। मैं फौरन ही बिस्तर पर आकर पलती मारकर बैठ गया। फिर मैंने एक गहरी सांस खींचकर इन सांसों को अपने सीने में जमा कर लिया और आंखें बंद करके मुराकबे में चला गया। अब मेरे आसपास ख्यालात का इंतशार नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो सिर्फ एक ख्याल पर मरकूज हो गई कि दुश्मन किसे चारा बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहता है। वो फरजाना ही थी जिसे वो मोरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। लिहाजा मैंने फरजाना से दिमागी राब्ता कायम किया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि अभी वो कहाँ है और क्या कर रही है। वो अस्पताल की तरफ जा रही थी और सोचती जा रही थी कि इसने मेरे साइज के मुताबिक एक सूट और जूते खरीद लिए हैं। अब वो अस्पताल पप्पू को लेने जा रही है। मैं नहीं चाहता था कि वो अब अस्पताल की तरफ जाए, वो शीतल की नजरों में आए। लिहाजा मैंने इसकी मनफी सोच में कहा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। इसकी मुस्बत सोच ने कहा, वाह, क्यों नहीं जाऊंगी? सुबह से पप्पू वहां है, शाम को तो इसे ले आना चाहिए। मैंने इसकी मनफी सोच में कहा, अगर पप्पू आज रात भी किसी नर्स के पास रह जाए तो क्या हर्ज है? होटल के कमरे में सिर्फ मैं रहूंगी और वो रहेंगे। ऐसी रात मेरी जिंदगी में मुद्दों से नहीं आई। क्या मुझे इस मौके से फायदा नहीं उठाना चाहिए? एक रात की तो बात है। पप्पू मुझे छोड़कर अपनी किसी भी नर्स आंटी के पास रहने का आदी है। इसकी मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैंने मनफी सोच के जरिए इसे बहका दिया। वो जवान थी, अपने सीने में जज्बात का समुंदर छिपाए ऊपर से शांत रहती थी। मैंने इस समुंदर में तूफान उठा दिया, लेकिन बहकने के बावजूद इसकी सोच ने कहा, अच्छी बात है, मैं पप्पू को आज रात किसी नर्स के पास छोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अस्पताल जाना होगा। जिस नर्स की ड्यूटी नहीं होगी, इससे कहना होगा कि वो आज रात पप्पू को अपने पास रख ले। ये सोचते ही वो अस्पताल की तरफ बढ़ती गई। मैं फिर उलझ कर रह गया। इसने माकूल बात कही थी कि पप्पू यहाँ ना आए, तब भी इसके रात गुजारने का इंतजाम करने के लिए अस्पताल जाना जरूरी है। मेरे जी में आया कि मैं बराह रास्त सोच के जरिए इसे मुखातब करूं, लेकिन मुश्किल ये थी कि मैंने अब तक इसके सामने अपनी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों का इजहार नहीं किया था। अगर मैं इसे मुखातब करता तो वो बौखला कर रह जाती। इसकी समझ में ना आता कि भला सोच के जरिए मैं इसे कैसे मुखातब कर सकता हूँ। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर मुझे ये बात भी समझ में आई कि फरजाना को अगर मैं किसी तरह अस्पताल जाने से रोक भी दूं, तो पप्पू को भी वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शीतल पप्पू को भी अच्छी तरह पहचानता है। अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मुझे फरजाना को नहीं बहकाना चाहिए था कि वो पप्पू को वहां छोड़कर मेरे पास रात गुजारने चली आए। मैंने फिर इसके ख्यालात को बदलने की कोशिश की। अब मैंने इसकी मुस्बत सोच में कहा, पप्पू को अस्पताल में छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। मैं तो ये भूल ही गई थी
کہ فرحاد کے دشمن اسے اسپتال کے آس پاس تلاش کر رہے ہوں گے۔ وہ دشمن پپو کو بھی پہچانتے ہیں۔ نہیں، میں پپو کو وہاں نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ وہ میرے مثبت خیال سے کاہل ہو گئی۔ میں جو اسے اسپتال کی طرف جانے سے روک رہا تھا، اب نہیں روک سکتا تھا۔ پپو کو وہاں سے لانا بہت ضروری تھا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ دشمنوں سے اس کا سامنا ہونے والا تھا، اور وہ ایسے دشمن تھے جن کے دماغ کی تہہ تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کس طرح لا علمی کے اندھیرے میں بند ہو گیا ہوں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں دشمن فرزانہ سے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جب وہ فرزانہ کے سامنے آئیں گے تو میں فرزانہ کے سوچ کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں خاموشی سے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں اپنے ماحول کا جائزہ بھی لیتا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد فرزانہ کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھتا تھا۔ میں ہوٹل کے اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں دیکھ رہا تھا۔ کھڑکیوں میں جالیاں لگی تھی۔ ایک عام آدمی انہیں توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن شیتل کے جسم میں تو شیطانی قوتیں بھری ہوئی تھی۔ بظاہر گوشت پوست کا انسان تھا، لیکن اس کے حملوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فولاد کا بنا ہوا ہے۔ ایک بار وہ میری خوابگاہ کے مقفل دروازے توڑ کر اندر چلا آیا تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے کو بھی توڑ سکتا تھا اور جالیوں کو کھڑکیوں سے نوچ کر پھینک سکتا تھا۔ میں نے سوچا، کیا میں اس مشینی انسان سے مقابلہ کرنے کے لیے قائل ہو گیا ہوں؟ میں تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی قوتوں کو آزمانے لگا۔ میں نے یوگا کی ایک مشق کے مطابق سانسیں کھینچ کھینچ کر اپنے سینے میں جمع کر لیں اور پھر سانسیں لینا بند کر دی۔ پھر اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچنے اور کھولنے لگا۔ اپنے جسم کو کتنے ہی زاویوں سے توڑنے اور موڑنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو شانے کی بلندی کی سیدھ میں لا کر اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دوسرے پاؤں کو شانے کی بلندی تک کک مارنے کے انداز میں اچھالنے لگا۔ میں مکمل 1 منٹ تک سانس روکے مختلف مشقوں سے گزرتا رہا۔ پھر میری قوت برداشت جواب دے گئی، اس لیے میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اپنی بیماری کے بعد میں پہلی بار ان مشقوں سے گزرا تھا، اس لیے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا بستر پر گر پڑوں، لیکن وہ گرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہا، ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ پھر میری سانس سے اعتدال پر آ گئی۔ جب میں تازہ دم ہو گیا تو پھر دوبارہ سانسیں روک کر مختلف مشقوں سے گزرنے لگا۔ اس بار میں نے بستر سے تکیہ اٹھا کر اپنے سامنے سے پشت کی طرف اچھالا۔ تکیہ چھت کی طرف گیا اور واپس میری پشت کی طرف آنے لگا۔ میں نے بائیں ٹانگ اٹھا کر پشت کی جانب تکیے کو ایک کک ماری۔ تکیہ پھر اچھل کر اوپر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیچے آتا، میں نے پھرتی سے گھوم کر دوسری لات چلائی۔ یہ فٹ بال کی طرح نیچی ٹھوکر نہیں تھی، بلکہ کنگ فو کے اصولوں کے مطابق اپنی ٹانگوں کو اپنے شانوں کی بلندی تک اٹھانا لازمی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر میری سانسیں ٹوٹ گئی اور میں تھک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ان مشقوں سے اندازہ ہو گیا کہ میں اندر سے کمزور نہیں ہوں، چونکہ بیماری سے اٹھا ہوں، اس لیے ہانپ جاتا ہوں اور 1 منٹ سے زیادہ سانسیں نہیں روک سکتا۔ مجھے اسی بات کا دکھ تھا کہ اب میری سانسیں رکنے کی مدت کم ہو گئی تھی۔ اب سے پہلے میں 3 یا 4 منٹ تک سانسیں روک کر مشق کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے ضد پکڑ لی کہ 1-2 روز میں ہی صبح شام مشقیں کروں گا اور اپنے سابقہ ریکارڈ سے آگے نکل جاؤں گا۔ جب میری سانسیں اعتدال میں آ گئی تو پھر میں نے پلنگ پر آ کر پلتھی مار کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا اس وقت فرزانہ ایک نرس کے کوارٹر میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ پپو بھی تھا۔ اسی وقت اس کی سہیلی روبی کمرے میں آئی اور فرزانہ کو دیکھ کر کہا،
तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ अस्पताल के बाहर बरामदे में कोई शख्स तुम्हारे फरहाद को पूछ रहा है। जब मैंने बताया कि हमारा वो मरीज पिछली रात से लापता है, तो वो तुम्हें पूछने लगा। इसीलिए मैं तुम्हें तलाश करती यहाँ तक आई हूँ। तुम जाकर इससे मुलाकात करो। हो सकता है कि वो फरहाद का कोई बहुत ही करीबी अजीज हो। फरजाना सोचने लगी, वो कौन हो सकता है? इसे मेरे किसी अजीज से मिलना चाहिए या नहीं? मैंने इसकी मनफी सोच में कहा, मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। इसकी मुस्बत सोच ने कहा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर नुकसान ही क्या है? हो सकता है कोई फायदा पहुंच जाए। हो सकता है कि वो भी फरहाद की फूफी की तरह कोई बड़ी रकम लाया हो। अगर ऐसा हुआ तो वो रकम फरहाद के ही काम आएगी। मुझे जरूर जाना चाहिए। वो अपनी जगह से उठ गई और रूबी के साथ अस्पताल के बरामदे की तरफ जाने लगी। इस दौरान मैंने इसकी मनफी सोच के जरिए कई बार इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ये ना सोच सकी कि वाकई मेरे किसी दुश्मन की तरफ जा रही है। वो अस्पताल के बरामदे तक पहुंच गई। रूबी किसी अजनबी से कह रही थी, यही फरजाना है, आप फरहाद को जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम इसे दे दें। ये कहकर रूबी चली गई। तब मैंने इस अजनबी की आवाज़ सुनी। वो फरजाना से मुखातब था। जब भी हमसे कोई मुखातब होता है तो इसकी आवाज़ हमारे दिमाग को छूती है और हमें समझाती है कि वो क्या कह रहा है। जब इसकी आवाज़ फरजाना के दिमाग तक पहुंची तो वो आवाज़ फरजाना के दिमाग से नशर होकर मुझ तक पहुंचने लगी। वो अजनबी कह रहा था, फरहाद की फूफी ने मुझे ये मालूम करने के लिए भेजा है कि वो अस्पताल से वापस आ गया है या नहीं। इसकी फूफी अचानक ही बीमार पड़ गई हैं। इन्होंने कहा है कि अगर फरहाद से मुलाकात ना हो तो फरजाना नाम की एक नर्स को मेरे पास ले आना। वो फरहाद के मुतल्लिक कोई बहुत ज़रूरी बात तुमसे कहना चाहती है। फरजाना सोचने लगी कि इसे इस अजनबी के साथ जाना चाहिए या नहीं। अब मैं इसे इस अजनबी के साथ जाने से नहीं रोकना चाहता था, क्योंकि मैं इस अजनबी की आवाज़ और इसके लहजे के जरिए इसके दिमाग में भी झांकने के काबिल हो गया था। मैंने फरजाना की सोच में कहा, मुझे फरहाद की फूफी के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि फरहाद के फायदे की कोई बात मालूम हो जाए। वो अजनबी के साथ अस्पताल के कंपाउंड से बाहर जाने लगी। अब मैंने फरजाना को छोड़ दिया और इस अजनबी के दिमाग में झांकने लगा। वो फरजाना को किनखियों से देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था, ये तो बला की हसीन है, जवानी कैसी फूटी पड़ रही है। इस बार अच्छा माल हाथ आया है। अगर इसने हमारे सवालों का जवाब देने से इनकार किया तो मैं इसे अजीतें देने से पहले इसकी जवानी से खूब फायदा उठाऊंगा। इंसान की सोच इसकी कमजोरी को जाहिर कर देती है। इसकी कमजोरी मुझे मालूम हो गई कि वो फरजाना जैसी हसीन और जवान औरतों का रसैया है। वो दोनों एक कार के पास आए। कार की ड्राइविंग सीट पर एक और शख्स बैठा हुआ था। वो दोनों कार का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गए। जब गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी तो फरजाना ने पूछा, हमें कितनी दूर जाना है? अजनबी ने जवाब दिया, ज्यादा दूर नहीं, गुलबर्ग के आखिरी सिरे में फरहाद की एक कोठी है। फरहाद की फूफी वहां रहती है। इसके बाद कार में खामोशी छा गई। अजनबी सोच रहा था, अगर इस लड़की ने इस गुंगे के सवालों का माकूल जवाब ना दिया तो वो गुंगा इसे उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाएगा। ऐसी सूरत में मैं इस खूबसूरत बला से महरूम हो जाऊंगा। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे ये हसीना कम से कम एक दिन मेरे पास तन्हा रह जाए और वो गुंगा भी इतराज न करे। इस गुंगे को उल्टी सीधी तरह कुछ समझा कर फिलहाल टालना मुनासिब होगा। मैं इसकी सोच को पढ़ रहा था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सोच रहा था। मैं भी यही चाहता था कि वो गुंगा थोड़ी देर के लिए टल जाए और मैं इस अजनबी तक पहुंच जाऊं। अभी वो गुलबर्ग के आखिरी सिरे तक जा रहे थे। इस दौरान मैं जल्दी से लिबास तब्दील करके बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। होटल का कमरा लॉक करने के बाद मैं बाहर आ गया। लॉन में पहुंचकर वहां एक कुर्सी पर बैठते ही मैंने इस अजनबी से फिर ज़हनी राब्ता कायम किया। इस वक्त फरजाना कार से उतरकर किसी
कोठी की ओर देख रही थी। मैंने इसकी सोच में कहा, मुझे इस कोठी का नंबर मालूम करना चाहिए। ये सोचते ही वो कोठी के गेट पर लिखा हुआ नंबर पढ़ने लगी। मैंने इस नंबर को जहन नशीन कर लिया। इसी वक्त एक टैक्सी होटल के इहाते में आकर रुकी। इसमें से एक शख्स बाहर आकर बिल अदा करने लगा। मैंने टैक्सी की पिछली सीट पर आकर बैठते हुए कहा, मुझे गुलबर्ग ले चलो। मैंने इसे कोठी का नंबर भी बता दिया। इसके बाद खामोश बैठकर कभी फरजाना की सोच को और कभी इस अजनबी की सोच को पढ़ने लगा। फरजाना कोठी के अंदर दाखिल होकर चारों तरफ देखती हुई कह रही थी, फरहाद की फूफी कहाँ है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अजनबी ने हंसते हुए कहा, यहाँ हम हैं। क्या हम तुम्हें नजर नहीं आ रहे? तुम्हारी जैसी जवान औरत को किसी बूढ़ी फूफी की नहीं हमारी जरूरत है। फरजाना ने बिगड़ कर कहा, बकवास मत करो। क्या तुम मुझे यहाँ धोखे से लाए हो? अजनबी ने जेब से चाकू निकाल कर खोलते हुए कहा, तुम बहुत देर से समझती हो, लेकिन ये बात मैं फौरन ही समझा देता हूँ कि अगर तुमने चीखने चलाने की कोशिश की तो इससे पहले ही मैं तुम्हारी गर्दन पर चाकू फेर दूंगा। वह सहम कर चाकू की तरफ देखने लगी। अजनबी ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ और जो कुछ हम तुमसे पूछें उसका सही जवाब दो। वो सोफे पर बैठ गई। अजनबी ने इसके सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा, फरहाद कहाँ है? इसने जवाब दिया, मैं किसी फरहाद को नहीं जानती। इस अजनबी ने कहा, तुम समझती हो कि हम तुम्हें कत्ल करने के बाद खामोश बैठ जाएंगे या नहीं? मेरी जान, तुम्हारे बाद तुम्हारे पप्पू की बारी आएगी। पप्पू के नाम पर इसकी ममता बेदार होगी। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने बेटे को बचाने की खातिर अपने महबूब को दुश्मनों के हवाले कर सकती हूँ? ओ मेरे खुदा, ये तुमने मुझे किस आजमाइश में मुब्तला कर दिया। मैंने इसकी सोच में कहा, मुझे जरा हौसले से काम लेना चाहिए। यह शख्स मुझे ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। मुझे इसकी इस कमजोरी से फायदा उठाना चाहिए। फिलहाल मैं जवाब देने के लिए इससे कुछ मोहलत मांगूंगी। अगर ये राजी हो गया तो मुझे कुछ बातें सोचने का मौका मिल जाएगा। ये सोचकर वो ऐसी नजरों से अजनबी को देखने लगी जैसे अपनी निगाहों से कत्ल कर रही हो। अजनबी ने चाकू के तेज फल को चूमते हुए कहा, जाने मन, मैं तो चाकू से हलाक करता हूँ, मगर तुम तो एक ही निगाह से कत्ल कर देती हो। फरजाना ने शर्माने की अदाएं दिखाई, फिर जरा बल खा कर बोली, आप अपने साथी के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। अजनबी ने कहा, वाकई मैं अहमक हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि औरत दूसरे की मौजूदगी में शर्मा जाती है। इसने अपने साथी से कहा कि वो कमरे से बाहर चला जाए। वो बाहर चला गया तो इस अजनबी ने पूछा, क्या फरहाद तुम्हारा यार है? तुम्हारे इनकार से तो पता चलता है कि तुम इसे बचाने की खातिर मौत से भी नहीं डरती हो। फरजाना ने जवाब दिया, इससे मेरी यारी नहीं है, वो सिर्फ मेरा मौसन है। इसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। क्या किसी का एहसान मानना अच्छी बात नहीं है? अजनबी ने सर हिलाकर कहा, अच्छी बात है। मैं भी तुम पर कोई एहसान करके तुम्हारा दिल जीत लूंगा, क्योंकि औरत राजी खुशी आगोश में आए तो जवानी का खेल कुछ ज्यादा ही लुत्फ अंदोज हो जाता है। फरजाना ने खुश होकर कहा, अगर तुम मुझ पर एक एहसान करोगे तो मैं 1000 बार राजी खुशी तुम्हारी आगोश में आती रहूंगी। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ बताओ, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे मेरे मौसन को नुकसान पहुंचे। यानी तुम फरहाद को बचाना चाहती हो। जरा मुश्किल है, इसलिए कि मैं एक खास मुआवजे पर फरहाद के दुश्मनों के लिए काम कर रहा हूँ। फरजाना ने पूछा, तुम्हें कितना मुआवजा मिलेगा? उसने जवाब दिया, फरहाद तक पहुंचने का मुआवजा 10,000 रुपये है। फरजाना ने कहा, फरहाद अपने दुश्मन तक पहुंचने के लिए तुम्हें 15,000 देगा। अजनबी ने फौरन ही जवाब नहीं दिया। वो सोच में पड़ गया कि 15,000 में करे
या ना करे। वो सोचने के दौरान फरजाना को भी देखे जा रहा था। वो बदमाश 15,000 से ज्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहा था। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या तुम फरहाद के दुश्मनों से डरते हो? इसने जवाब दिया, मुझे डराने और धमकाने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये सोच रहा हूँ कि 15,000 कोई मामूली रकम नहीं है। क्या तुम्हारा फरहाद ये रकम अदा कर सकता है? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो बहुत दौलतमंद है। वो तुम्हें यकमुश्त 15,000 रुपये अदा कर देगा। सिर्फ यकीन दिलाने से काम नहीं चलेगा। जब तक मुझे रकम नहीं मिलेगी, तुम जमानत के तौर पर मेरे पास रहोगी और मेरा दिल खुश करती रहोगी। फरहाद को बचाने के लिए मुझे इस द्यो हैकल गुंगे से टकराना होगा और इसे बहलाकर किसी वीरान इलाके में ले जाना होगा। वहां हम दोनों की जिंदगी और मौत का फैसला होगा। अगर मैं जीत गया तो इनाम में तुम्हारी जवानी मिलेगी और 15,000 की रकम हाथ आएगी। इस वक्त तक तुम मेरे एक आदमी की निगरानी में यहाँ कैद रहोगी। फरजाना ने कहा, मुझे मंजूर है। अगर इस कोठी में टेलीफोन है तो मुझे फरहाद से बातें करने की इजाजत दो। मैं इससे कहूंगी कि वो 15,000 की रकम तुम्हारे लिए महफूज रखे। अजनबी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, यहाँ टेलीफोन नहीं है। अगर होता तब भी मैं तुम्हें इससे बात करने की इजाजत न देता। मैं इस गुंगे को खत्म करने के बाद खुद ही फरहाद से सौदा करूंगा कि वो एक हाथ से रकम दे और दूसरे हाथ से तुम्हें ले जाए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इस कोठी के दूसरे कमरे में शीतल बैठा हुआ था। इस अजनबी बदमाश की सोच से पता चला कि शीतल जिस कमरे में बैठा हुआ है, इसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई है, जिसके बायस वो वाज़िया तौर से नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा उसने आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक लगा रखी है। मैं समझ गया कि ये एहतियात क्यों बरती गई है। अगर कमरे में रोशनी होती और शीतल की आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक ना होती तो मैं इस अजनबी बदमाश की सोच के जरिए शीतल की आंखों को समझने की कोशिश करता और इन आंखों से मुझे इसके सोचने के अंदाज का पता चल जाता तो मैं इस गुंगे के दिमाग में भी झांकने लगता। लेकिन वो बहुत चालाक था, या फिर ब्लैक गाइड ने इसे समझा दिया था, इसलिए उसने वो तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे जहां से होकर मैं इस गुंगी सोच को पढ़ सकता था। इस अजनबी बदमाश ने शीतल के कमरे में पहुंचकर इशारों की जुबान में कहा, वो लड़की फरहाद का पता बताने पर राजी है। वो कहती है कि फरहाद यहाँ से बहुत दूर चांगा मांगा के जंगल में छुपा हुआ है। अगर इसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाया गया तो वो हमें इस मकाम तक ले जाएगी। शीतल ने जवाबन इशारों से कहा, ठीक है, तुम इस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। उस बदमाश ने कहा, यहाँ से हम 15-20 मिनट के बाद निकलेंगे क्योंकि वो लड़की बाथरूम में गई हुई है। ये कहकर वो शीतल के कमरे से बाहर आ गया। बाहर उसने अपने साथी से कहा, इस गुंगे को ठिकाने लगाना है, लेकिन इसका कद और जिसामत देखकर अंदाजा होता है कि ये 1-2 के बस का आदमी नहीं है। तुम अभी यहाँ से अड्डे की तरफ जाओ और वहां से राशिद, बालम, गोगा, जाबर और कासम को अपने साथ ले आओ। ये सब अच्छे फाइटर हैं। इस गुंगे का कचूमर निकाल कर रख देंगे। अगर तुम्हें 15 मिनट से ज्यादा देर हो जाए तो तुम इन्हें वहीं से लेकर छांगा मांगा के रास्ते पर निकल जाना। मैं सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करूंगा। इस रास्ते में मेरी और शीतल की गाड़ी तुम्हें नजर आ जाएगी। तुम खामोशी से हमारा ताकुब करते रहना। जहां पहुंचकर हम रुक जाएं, वहां पहुंचकर तुम अपने साथियों के साथ इस गुंगे को घेर लेना। इसका साथी ये तमाम हदायत सुनकर वहां से चला गया और वो बदमाश दोबारा इस कमरे में चला आया जहां फरजाना बैठी हुई थी। इसने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहा, अभी हम 20 मिनट के बाद छांगा मांगा की तरफ जाएंगे। वो गुंगा जो फरहाद का दुश्मन है, इसे मैं झांसा देकर इधर ले जा रहा हूँ। मैंने इसे बताया कि फरहाद इसी जंगल के किसी हिस्से में छुपा हुआ है। तुम हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जाओगे।
जब वो वहां पहुंच जाएगा तो मेरे आदमी से घेर कर मार डालेंगे। ये कहकर वो फरजाना के करीब सोफे पर बैठ गया। फिर इसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं तुम्हारे फरहाद को बचाने के लिए इस गूंगे शैतान से टकराने जा रहा हूँ। फरजाना ने घबराए हुए लहजे में कहा, हाँ मुझे यकीन आ गया, मगर अभी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूँ, तुम्हें कोई खुशी ना दे सकूंगी। मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से पहलू बदलने लगा। फरजाना की इज्जत खतरे में थी। इस वक्त इसका चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। वहां तक एक बदमाश पहुंचना चाहता था और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फौरन ही इस बदमाश की सोच में पहुंचते हुए कहा, हाय मैं मर गया। ये सोच इस बदमाश के दिमाग में अचानक ही उभरी। वो एकदम से बौखला गया और फरजाना से अलग होकर दोनों हाथों से अपना सर थाम कर सोचने लगा, अभी मुझे क्या हो गया था। मेरे दिमाग के अंदर ये कैसी आवाज गूंज रही थी। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। इसकी सोच में कहा, मैं पागल हूँ। ख्वाह सोच रहा था कि हाय मैं मर गया। हाँ शायद मेरे दिमाग के अंदर कुछ अजीब किस्म की सनसनाहट होने लगी है। इतना कहकर मैं इसकी सोच में सनसनाने वाली हरकतें करने लगा। फिर वो आवाज इस तरह बढ़ने लगी जैसे तेज हवा के झोंके चल रहे हों। इसकी कैफियत को समझने के लिए इस तूफानी हवा को मिसाल के तौर पर सोचा जा सकता है, जो अजीब सी आवाज पैदा करती हुई कानों के करीब से गुजरती है। वही आवाज इसके दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोच के जरिए मुसलसल वो आवाजें पैदा करता जा रहा था। इसकी हालत ये थी कि वो दोनों हाथों से सर थाम कर खड़ा हो गया था और आगे पीछे ऐसे झूम रहा था जैसे अब तब में गिरने ही वाला हो। फिर वो सोफे पर गिर पड़ा। मैंने आवाजों का सिलसिला बंद कर दिया। वो थोड़ी देर तक चुपचाप सोफे पर पड़ा रहा, फिर आंखें खोलकर चारों तरफ वहशत ज़दा नजरों से देखने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इसके दिमाग में कैसी हलचल सी मच गई थी। फिर वो खाली खाली नजरों से फरजाना को तकने लगा। फरजाना दूर खड़ी सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक इस बदमाश को क्या हो गया था। फिर उसने सोचा कि खुदा को इसकी इज्जत की सलामती मंजूर थी। ठीक ऐसे मौके पर जब कि इसे बचाने वाला कोई ना था, उसे गैब से मदद पहुंच गई। वो खुश होकर उसी वक्त सजदे में गिर पड़ी। सजदे में वो खुशी से रोती जा रही थी और खुदा का शुक्र अदा करती जा रही थी। वो बदमाश सोफे पर बैठा हुआ वो बातें सुन रहा था जो वो खुदा से कर रही थी। अगरचे वो बदमाश था, लेकिन बदमाशों के दिल में भी खुदा का खौफ होता है। कभी कोई मौजज़ा रोनमा हो जाए तो ऐसे वक्त अच्छे का पसीना निकल आता है और अपनी बदमाशियों और शैतानी आदतों को भूल जाते हैं। वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वक्ती तौर पर इसका जो दिमाग खराब हो गया था वो अल्लाह ताला की रजा से हुआ था। वो एक पाकबाज औरत है और अल्लाह ताला इसकी पाकबाजी को सलामत रखना चाहता है। ये सोचते ही इसका सर अकीदत से झुक गया। जब फरजाना सजदे से उठी तो उसने नदामत से कहा, मैं गलती पर था। हर औरत को एक खिलौना समझता था। आज मुझे पता चला कि ऐसी ईमान वालियां भी हैं कि जिनको बुरी नीयत से हाथ लगाते ही अल्लाह का कहर नाजल होता है। मैं इतने मजबूत हिसाब का मालिक हूँ कि कभी ज़हनी तौर पर परेशान नहीं हुआ। मेरे दिमाग में कभी ऐसी हलचल नहीं हुई। इसका तजर्बा अभी अभी मुझे हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत औरत हो और तुम्हारे अंदर सच्चाई भी है। तुम इतनी हसीन हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं छोड़ सकता। मैं शराफत के दायरे में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो, क्या तुम अपना वादा पूरा करोगी? मैंने फौरन ही फरजाना की सोच में कहा कि मुझे फिलहाल इससे कुछ वादा कर लेना चाहिए। अगर अभी
میں وعدے سے مکر گئی تو ہو سکتا ہے یہ پھر کچھ غلط کر جائے۔ اسی طرح یہ فرحاد کی حمایت میں اس کے دشمنوں سے ٹکرائے گا۔ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ اس وقت میری ٹیکسی اس کوٹھی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کوٹھی سے ذرا دور ٹیکسی والے کو رکنے کے لیے کہا اور اسے بل ادا کر کے میں باہر آ گیا۔ جب ٹیکسی چلی گئی تو میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑے اس کوٹھی کی جانب دیکھنے اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں دشمنوں کے پروگرام سے واقف ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ سب چھانگا مانگا کی طرف جانے والے ہیں۔ فرزانہ کی طرف سے اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس بدماش نے اس وقت تک کے لیے توبہ کر لی تھی جب تک فرزانہ خود نہ آتی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر مجھے بھی چھانگا مانگا کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ٹیکسی والے کو رخصت کر دیا تھا۔ بعض اوقات وقت گزر جانے کے بعد اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ میں درخت کی آڑ سے نکل کر پھر کسی ٹیکسی کی تلاش میں چل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ کوٹھی سے کس وقت روانہ ہوں گے۔ 10 منٹ بعد ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں اس میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی تک پہنچ گیا، پر اس بات کا اندیشہ تھا کہ انٹیلیجنس والے میری تلاش میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر بھی میں نے خطرہ مول لیا، اس لیے کہ چھانگا مانگا تک جانے کے لیے مجھے ذاتی کار کی ضرورت تھی۔ پھوپھی جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے یہاں سے دور جانے کے لیے اپنی کار کی ضرورت ہے۔ پھوپھی جان نے وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے فوراً ہی کار کی چابی دے دی اور میں اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں باقاعدہ دشمنوں کا تعاقب کرتا۔ میں اس اجنبی بدماش کے ذہن کو پڑھ رہا تھا اور اس کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ وہ کن راستوں سے گزر رہا ہے۔ اس وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار عقب نما آئینے میں دیکھتا تھا۔ اس آئینے میں پیچھے آنے والی شیتل کی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ جس مقام سے گزرتا تھا اور مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ فلاں وقت فلاں مقام سے گزر رہے ہیں۔ میں نے احتیاطاً ان سے 1 میل کا فاصلہ قائم رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ کار مجھے کراس کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس جیپ میں 5-6 ہٹے کٹے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے حلیے سے بدماش نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب اس اجنبی بدماش کے ساتھی ہیں۔ میں نے اپنی کار کی رفتار اور دھیمی کر لی تاکہ وہ لوگ اور آگے نکل جائیں۔ اس طرح ہم گھنٹوں آگے پیچھے دوڑتے رہے۔ چھانگا مانگا کے علاقے میں پہنچ کر اس بدماش نے اپنی کار کو مین روڈ سے اتار دیا اور جنگل کے اونچے نیچے راستوں سے ڈرائیو کرتے ہوئے گزرنے لگا۔ بہت دور گھنے درختوں کے درمیان جہاں کسی آدم ذات کے گزرنے کی توقع نہ تھی، وہاں اس نے اپنی کار روک دی۔ شیتل کی کار بھی رک گئی۔ وہ سب اپنی کاروں سے باہر آ گئے۔ اس بدماش نے شیتل سے اشاروں میں کہا، ہمیں کچھ دیر یہاں انتظار کرنا ہوگا، میرے کچھ آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں سے پیدل آگے بڑھیں گے اور جہاں فرحاد چھپا ہوا ہے وہاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ شیتل نے اشاروں سے کہا، میں فرحاد جیسے 10 آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوں، مجھے تمہارے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اس لڑکی کو لے کر فوراً آگے بڑھو۔ اس بدماش نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھی یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، وہ مجھے یہاں آ کر تلاش کریں گے، میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شیتل نے گراتے ہوئے اشارے سے کہا، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو یا پھر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرو، میں اس لڑکی کو لے کر تنہا فرحاد کے پاس جاؤں گا۔ شیتل فرزانہ کی طرف بڑھنے لگا، وہ بدماش اس کے راستے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور شیتل کو للکارتے ہوئے بولا، تم اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی شیتل کا ایک گھونسا اس کے منہ پر پڑا، وہ الٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اسے ایسے زبردست گھونسے کی توقع نہیں تھی۔
एक ही हाथ ने उसे समझा दिया था कि शीतल किसी जिन्नाती कुव्वत का मालिक है। वो संभल कर जमीन पर से उठा। फिर यकबैक कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे सिर्फ यही दरखास्त करेंगे कि जो भी नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आगे भी कहानी का बकिया हिस्सा मिलता जाए।